See, today we are going to start with riders. Riders in life insurance plans. I have already told you riders का मतलब होता है extra benefits. अभी जैसे आप कोई कभी समझो आप एक चीज खरीदने जा रहे हो, तो कंपनी आपको बोलती है अगर आप ये 2 चीजें खरीदोगे ना तो उसके साथ ये आपको स्कीम में मिलेगा, 50% डिस्काउंट में मिलेगा, इसके साथ ये खरीदोगे तो ये फ्री मिलेगा। सो कंसेशनल रेट्स पे जब आपको बहुत सारी चीजें एक साथ बंडल करके मिलती है ना, उसे कहते हैं राइडर्स। Life insurance companies have also offered a number of riders through which the value of their offerings can enhanced। मतलब आपने एक चीज के साथ, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपने एक चीज के साथ आपने दूसरी चीज अटैच करके पॉलिसी में बेच दिया। जैसे एग्जाम्पल ले लो, पहले सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती थी, अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ही आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस भी मिलेगा, है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस में ही आपको एक और दो बेनिफिट्स अटैच करके उसके साथ स्कीम में ऐड करके आपको मिल जाता है। बोलते हैं ना, अगर आप ये खाली ये चीज अकेले लेने जाओगे तो आपको महंगी पड़ेगी, दोनों एक साथ लोगे तो सस्ता, स्कीम में सस्ता पड़ेगा, है ना। सब बोलते हैं ना, हम स्कीम में लेंगे तो सस्ता पड़ेगा। सो राइडर्स भी वैसे ही होते हैं। अब आपने लाइफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ खरीदी ना तो महंगी पड़ेगी, वेरस अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस के साथ उसके उसके साथ ही एक और क्लॉज ऐड कर दिया अगर कंपनी ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो आपको थोड़ा सस्ते में पड़ेगा, प्रीमियम कम लगेगा आपको। एक साथ आपको दो चीजें मिल रही है ना, तो उसे कहते हैं राइडर। अ राइडर इज अ प्रोविजन टिपिकली एडेड, इसको ना ऐड कर सकते हैं हम, दो अवर एंडोर्समेंट विच देन बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वो है तो एंडोर्समेंट के लिए, मतलब वो जुड़ा हुआ है आपकी पॉलिसी के साथ, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आपके साथ। जो पॉलिसी में एंटर करते हैं ना, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कंपनी के साथ, तो वो उसमें हमारे राइडर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं अगर आपने राइडर्स लिए होंगे तो। राइडर्स आर कॉमनली यूज टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट्री बेनिफिट। एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको देने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, और टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दैट बेनिफिट। कभी कभी हमको अपने डेथ बेनिफिट का अमाउंट इंक्रीज करना होता है, तो पॉलिसी तो मैंने 5 लाख की खरीदी है पर मुझे फिर भी डेथ बेनिफिट ज्यादा चाहिए, तो राइडर्स बढ़ा दो, उसमें राइडर्स ऐड ऑन करते जाओ। 2 लाख का मेडिकल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऐड कर दिया, 1 लाख का आपने डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ऐड कर दिया, तो इधर ही 3 लाख का एक्स्ट्रा हो गया ना डेथ बेनिफिट। अगर डेथ बेनिफिट का अमाउंट बढ़ाना है तो राइडर्स ऐड कर दो, तो ये भी एक बेनिफिट है। ठीक है, पॉलिसी में ऐड करना होता है राइडर्स को। राइडर्स कैन बी द वे थ्रू विच बेनिफिट्स लाइक डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट कवर, क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर, एंड देन वी हैव एड्स का प्रॉब्लम, एंड देन वी हैव कोई भी बड़ी सी बीमारी बोलो, जैसे बाईपास की सर्जरी हो गई, क्रिटिकल इलनेस है ना। जैसे और क्या होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है फ्रीक्वेंटली, तो कोई भी आपको क्रिटिकल इलनेस होने की वजह से कुछ भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा, तो वो बेनिफिट्स भी आप राइडर्स में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, एज एडिशनल बेनिफिट्स आप एड ऑन करवा सकते हो इन स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट में, उसी एक कॉन्ट्रैक्ट में आप ये सब चीजें ऐड ऑन करा सकते हो। दीज राइडर्स में बी अवेल्ड बाय पॉलिसी होल्डर्स बाय ऑप्टिंग फॉर देम एंड पेइंग एन एडिशनल प्रीमियम फॉर द पर्पस। हाँ, लेकिन आपका प्रीमियम थोड़ा यूजुअली से बड़ा हो जाएगा। जब आप राइडर्स नहीं लेते तो थोड़ा सस्ता प्रीमियम, लेकिन आप राइडर्स भी ऐड करवा रहे हो, कंपनी आपका रिस्क ज़्यादा ले रही है, तो कंपनी तो आपसे प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करेगी, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा। अकेले आप एक कोई अलग से एक्सीडेंट पॉलिसी लेने जाओगे तो महंगा पड़ेगा, एक्सीडेंट पॉलिसी को लाइफ इंश्योरेंस के साथ ले लिया तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। पर कंपैरेटिवली आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस लोगे तो प्रीमियम भर, समझो 2000 प्रीमियम भर रहे हो, तो एक्सीडेंट को ऐड कराया तो 2200 का प्रीमियम भरना पड़ेगा, 2200। समझा, छोट देखो प्रीमियम थोड़ा ही बढ़ रहा है लेकिन आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। तो राइडर्स का बेनिफिट ये होता है। डिफरेंट लाइफ इंश्योरेंस राइडर्स। अब लाइफ इंश्योरेंस में कौन कौन से राइडर्स होते हैं देखते हैं।
पहला राइडर होता है, राइडर का मतलब ही होता है एड ऑन्स। राइडर का मतलब ही होता है एडिशनल बेनिफिट्स जो हम अपनी करंट पॉलिसी के साथ ऐड करवाते हैं अफोर्डेबल रेट पे। अफोर्डेबल मतलब सस्ते रेट पे, ठीक है, कम रेट पे हम लोग को बहुत सारी चीजें एक साथ मिलती है ना। नेक्स्ट अभी देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, राइडर्स कौन कौन से होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। पहला है वेवर ऑफ द प्रीमियम। अब कभी कभी ना कंपनी के पास, सॉरी पॉलिसी होल्डर के पास है ना, वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरी जॉब छूट गई, मुझे अभी इनकम ही नहीं है, तो मैं प्रीमियम कैसे भरूं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन की वजह से पॉलिसी होल्डर इज अनेबल टू पे द प्रीमियम। तो अगर आपके पास राइडर होगा ना, तो एक एक टाइप ऑफ राइडर ऐसा होता है जो वेवर ऑफ द प्रीमियम होता है। मतलब कंपनी अभी आपसे प्रीमियम नहीं लेगी, पर आपकी पॉलिसी फिर भी चलती रहेगी, चलती रहेगी। देखो लिखा हुआ है, इवन इफ द पॉलिसी होल्डर अनेबल टू पे द प्रीमियम, इट एंश्योर्स मतलब इट कौन, वेवर ऑफ द प्रीमियम। ये टाइप है, किसका टाइप है, राइडर का। ये वो राइडर है विच एंश्योर्स दैट द पॉलिसी होल्डर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टेज एक्टिव। मतलब पॉलिसी बंद नहीं होनी चाहिए। 2 साल अगर आप प्रीमियम नहीं भी भर पा रहे हो तो 2 साल पॉलिसी बंद नहीं होगी, ठीक है। कंपनी आपका अमाउंट कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके निकाल लेती है, ठीक है। क्रिटिकल इलनेस, अब एक और राइडर होता है, अभी अभी मैंने बताया था ना क्रिटिकल इलनेस। अभी जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर जैसे बड़े बड़े, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने, बड़े बड़े इलनेस के, बीमारियों के। क्रिटिकल मतलब बहुत बड़ी बीमारियां जो बहुत क्रिटिकल होती हैं, जिसमें बहुत ह्यूज एक्सपेंसेस होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के, ठीक है। तो एक बार अगर कोई पर्सन को डायग्नोस किया गया विथ क्रिटिकल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, ट्यूमर एक्सेट्रा, तो उनके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है ना, वो राइडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने राइडर लिया होगा ना, तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का खर्चा कंपनी भर के देती है। दिस इज एडवांटेज ऑफ द राइडर। नेक्स्ट एक्सीडेंटल डेथ राइडर। अच्छा ये भी एक राइडर होता है, ये भी एक एडिशनल बेनिफिट कंपनी आपको दे सकती है अगर आप चूज करोगे, तो आपकी मर्जी होती है। आपने अगर चूज किया एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, तो ये राइडर में बेनिफिट क्या है कि अगर हमारी नॉर्मल डेथ नहीं होती है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, तो कंपनी हमारे नॉमिनी को, मतलब हमारी फैमिली में से जो भी, जिसका भी नाम मैंने नॉमिनी में लिखा था, मेरी डेथ पर उनका उस पूरा का पूरा अमाउंट नॉमिनी को पे किया जाता है, मतलब मेरी फैमिली को पे किया जाता है। अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का राइडर लिया होगा तो कंपनी पे करती है एक्सीडेंट के, वरना नहीं पे करेगी। नॉर्मल डेथ हुई तो कंपनी पे करती है, ठीक है। नेक्स्ट डिसेबिलिटी, ये तो मैंने पहले भी बताया, परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी। अब कभी कभी क्या होता है, कोई पर्सन है ना परमानेंट डिसेबल्ड होता हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा, वो उसका मतलब परमानेंट डिसेबल्ड मतलब जैसे एक साइड चलना बंद हो गया, पैरालिटिकल अटैक आ गया। देखो पैरालिटिकल अटैक है ना, कभी कभी पार्शियल भी होता है, आधा, एक साइड चलना बंद हो गया, एक साइड चल रहा है, समझ में आ रहा है, या लोअर बॉडी नहीं चल रही है, अपर बॉडी चल रही है, हाथ पैर, पैर नहीं चल रहे, हाथ चल रहे, समथिंग लाइक दैट। सो इट इज पार्शियल डिसेबिलिटी। एंड परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे किसी के एक्सीडेंट में लेग्स चले गए, तो वो परमानेंट डिसेबल्ड हो गया ना। तो ऐसे केसेस में ना कंपनी, आप ऑफ कोर्स हमको ये डिसेबिलिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम डिसेबिलिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, राइडर लेते हैं, तो ही कंपनी डिसेबल्ड होने पर हमको पेमेंट करती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, पर ऐसे केसेस में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और लास्ट टाइप क्या होता है राइडर का, इनकम बेनिफिट राइडर। सपोज मेरी फैमिली की इनकम चली गई, मेरी इनकम चली गई, मेरा जॉब चला गया, मैं डिसेबल्ड हो गई इसलिए जॉब चला गया, या मेरी फैमिली में जो मेन अर्नर था, मेन अर्नर उसकी डेथ हो गई, तो डिमाइस, डिमाइस मतलब सडन किसी की डेथ हो जाती है ना, तब हम कहते हैं डिमाइस, सैड डिमाइस बोलते हैं ना हम। तो किसी की डेथ हो जाने की वजह से हमारी फैमिली इनकम रुक गई, तो ऐसे केसेस में अगर मैंने राइडर लिया होगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। कौन सा राइडर, इनकम बेनिफिट राइडर। आया समझ में, ये 5 टाइप ऑफ राइडर्स। पहला क्या था, फर्स्ट टाइप ऑफ राइडर क्या था,
Yes, what was the first type of rider? लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड करो. Which is the Waiver first of type of premium. rider? Waiver of premium. Yes, waiver of the premium. Waiver of the premium मतलब वेव मतलब छोड़ देना, कि अगर आप नहीं भी पे कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़े टाइम के बाद पे कर लीजिएगा, आपकी पॉलिसी अभी भी एक्टिव है. ठीक है. वेवर मतलब माफ कर देना, छोड़ देना. वेव ऑफ बोलते ना हम, वेव ऑफ, इसे माफ कर दो, इसे छोड़ दो, इसका प्रीमियम छोड़ दो, माफ कर दो इसका प्रीमियम. वैसे, क्योंकि वो अनेबल है, क्योंकि ही इज नॉट एबल टू पे द प्रीमियम, क्योंकि उसकी इनकम रुक गई है. ऐसा हो सकता है ना, जब तक उसको दूसरी जॉब मिले तब तक वो प्रीमियम नहीं भर पा रहे, घर के खर्चे ही मुश्किल से उठा पा रहे. सो समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो कंपनी आपका प्रीमियम माफ करती है और पॉलिसी को एक्टिव रखती है, पॉलिसी बंद नहीं करती है. ये टाइप है राइडर का. दूसरा राइडर क्या है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज सेकंड Critical राइडर? illness. क्रिटिकल इलनेस. Critical व्हाट इज थर्ड राइडर? accidental death Accident, rider. Accidental death, death rider. Very good. What is fourth? Which one was the fourth? permanent Yeah, and permanent and partial partial disability. Very good. disabilities. Very good. And what was the fifth one? Income benefit rider. वेरी गुड. Right. इनकम बेनिफिट्स राइडर. Right. मतलब किसी रीजन की वजह से फैमिली की इनकम स्टॉप हो गई, तो अगर आपने ये राइडर, अगर ये ऑप्शन, अगर आपने ये स्कीम ली होगी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा जरूर. ठीक है. कंपनी आपको पे करती है, फैमिली को पे करती है. चलो, बेनिफिट्स क्या है राइडर के? राइडर लेने से क्या फायदे होते हैं? एक्स्ट्रा कवरेज मिलता है. एक्स्ट्रा कवरेज मिल रहा है ना आपको, एक्सीडेंट का एक्स्ट्रा, डिसेबिलिटी का एक्स्ट्रा. ऐसे सिर्फ मैं एक्सीडेंट लेने जाऊंगी तो महंगा पड़ेगा पॉलिसी. अगर मैं सिर्फ क्रिटिकल इलनेस, कैंसर के लिए मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाऊंगी तो बहुत महंगा पड़ेगा. मैंने अटैच करवा दिया मेन पॉलिसी के साथ, ये एक्स्ट्रा चीज है ना, वो अटैच कर दी, तो मुझे सस्ते में एक्स्ट्रा कवरेज मिल रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है? मेन पॉलिसी के साथ मुझे ये एक्स्ट्रा कवरेज मिल रहा है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब एक के साथ बहुत सारी चीजें मिल रही हैं. बोलते हैं ना हम, एक एक हमने गिफ्ट गिफ्ट लिया तो उसके साथ मुझे दो चीजें और भी मिल गई. ठीक है, एक चीज हमने ली तो उसके साथ दो चीजें और भी मिल गई, तो मतलब एक चीज के साथ हमको बहुत सारी स्कीम में लेने जाओ तो एक चीज में हमको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं. ठीक है ना. अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल भी है, थोड़ा चीप रेट में मिलता है ये, थोड़ा अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलता है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक कोई भी चीज खरीदने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा. स्कीम में हमको दो चीजें उतने में पड़ जाएंगी जितने में एक पड़ता है विदाउट स्कीम, तो ये अफोर्डेबल हो जाएगा. फ्लेक्सिबिलिटी, हम अपनी मर्जी से इसको, अपनी मर्जी, कस्टमाइज्ड, मतलब अपनी मर्जी से इसको चूज कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, एक्सीडेंट वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, डिसेबिलिटी वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, एज पर आवर ओन नीड्स. मुझे देखना है मेरे नीड्स क्या हैं, तो मैं अपने अपनी मर्जी से ऐड ऑन कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से उसको निकाल सकती हूँ. एक्सीडेंट नहीं चाहिए, निकाल दो, रिमूव कर दो राइडर को, और डिसेबिलिटी चाहिए तो उसको ऐड ऑन कर दो. अपनी मर्जी से हम उसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं. और टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं. अगर समझो आपकी लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आपने ऐड कर दिया डिसेबिलिटी कवर, तो डिसेबिलिटी का अलग से टैक्स बेनिफिट होता है, और मेन जो लाइफ इंश्योरेंस खरीदी थी उसका टैक्स बेनिफिट अलग होता है. तो दो टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे ना आपको दोनों चीजों की वजह से, क्योंकि आपने दो चीजें खरीदी, एक तो मेन पॉलिसी प्लस उसमें एक राइडर ऐड कर दिया डिसेबिलिटी का, तो आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा. तो टैक्स बेनिफिट्स आपको दोनों के मिलते हैं. ठीक है, ये आपके एडवांटेजेस थे. फोर्थ, पहला क्या था बेनिफिट्स ऑफ राइडर्स में? फर्स्ट, Extra coverage. एक्स्ट्रा कवरेज, मतलब आपको एक साथ बहुत सारी चीजें एक साथ लमसम अमाउंट में मिल जाती हैं. अफोर्डेबिलिटी मतलब आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में पड़ता है, मतलब ज्यादा हाई रेट पे नहीं होता ये. ठीक है, अगर आप एक एक चीज अलग अलग लेने जाएंगे विदाउट स्कीम तो आपको महंगा पड़ेगा. स्कीम में आपको अफोर्डेबल मतलब कम रेट पे आपको बहुत सारी चीजें स्कीम में मिल जाती है. फ्लेक्सिबिलिटी थर्ड है आपका, और फोर्थ है आपका टैक्स बेनिफिट. ठीक है. अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स.
अब लाइफ इंश्योरेंस के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, जब हम किसी कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं ना, तो कौन कौन से फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट्स मुझे भरकर कंपनी को देने पड़ते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स कंपनी के होते हैं जो मुझे रेफर करने होते हैं। कंपनी किसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करती है, वो भी तो फॉर्म ही होता है ना, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्म होता है प्रॉस्पेक्टस। शुरुआत कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है, जब कंपनी चाहती है कि लोगों को मेरे बारे में पता लगे कि मैंने ऐसी ऐसी पॉलिसी निकाल के रखी है, आप खरीदें। कैसे पता लगेगा आपको, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, अभी कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस देखा है आपने, कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस होता है ना, देखा है Yes, आपने। ma'am. Yes, ma'am. प्रॉस्पेक्टस मतलब एक बुक होता है, छोटा सा बुक, उसमें ना कॉलेज के बारे में लिखा होता है, कितने डिपार्टमेंट्स है कॉलेज में, कॉलेज कब से खुला, किसने ओपन किया ये कॉलेज, कब खुला था, ये 1963 में अपना ये कॉलेज खुला था, ठीक है। उसके 1961 1963 कुछ ऐसे अपना कॉलेज ओपन हुआ था, वो लिखा हुआ है, आप देखो प्रॉस्पेक्टस में कॉलेज के बारे में, कॉलेज का प्रिंसिपल, कॉलेज के टीचर्स, कॉलेज के डिपार्टमेंट्स, कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं कॉलेज में, और डिपार्टमेंट वाइज कहाँ कहाँ आईवी बच्चों को लेके जाते हैं, और वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसके ज़रिए आपको पता चलता है कि अच्छा ये कॉलेज में ऐसा होता है। उसके बारे में जानकारी कैसे मिले, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। तो प्रॉस्पेक्टस इज अ फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, यूज्ड बाय कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज। क्या, क्यों क्यों ये कंपनीज प्रॉस्पेक्टस बनाती हैं, सो दैट दे कैन प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट। मतलब उसमें आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल मिलेगी कि कैसा प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है, कि कौन सी स्कीम के साथ मिल रहा है, और कब कब आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है, कौन से एज के लिए ये बेनिफिट है, बच्चों के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, फैमिली इंश्योरेंस करा रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट खरीदो। प्रोडक्ट मतलब पॉलिसी, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब है पॉलिसी। आया समझ में प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। इट Yes, कंटेन्स ma'am. ऑल द फैक्ट्स, कंपनी के बारे में सारी जानकारी, फैक्ट्स मतलब रियल इंफॉर्मेशन, दैट आर नेसेसरी फॉर द प्रॉस्पेक्ट पॉलिसी होल्डर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग परचेज ऑफ पॉलिसी। मतलब आपको तो चाहिए ना पॉलिसी होल्डर को मेरे बारे में पता चले, मेरी कंपनी के बारे में सच सच पता चले, मेरी कंपनी कौन सी पॉलिसीज बेचती है, कैसे पॉलिसीज बेचती है, और हर कंपनी का सच, मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि कितने कस्टमर्स के आज तक आपने पैसे चुकाए हैं टाइम पे, और कितने कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड है, सच सच बताना है कंपनी को। द प्रॉस्पेक्ट, वैसे तो प्रॉस्पेक्टस में एडवर्टाइजमेंट होती है, और एडवर्टाइजमेंट में कभी भी बुरी बातें नहीं बोली जाती हैं कंपनी के बारे में, ठीक है ना। कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है तो अपने लिए कोई बताएगा कि खराब चीज़ है इसमें, वो तो अच्छी चीज़ें ही बताएगा। तो प्रॉस्पेक्टस में Yes, अच्छी ma'am. चीज़ें ही दिखाई जाती हैं, ठीक है ना। प्रॉस्पेक्टस यूज्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुड स्टेट द फॉलोइंग। क्या क्या होता है प्रॉस्पेक्टस में, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, स्कोप ऑफ द बेनिफिट्स, मतलब अगर आपने गारंटीड के साथ लिया या नॉन गारंटीड के साथ लिया तो आपके बेनिफिट्स क्या होंगे। एंटाइटलमेंट्स मतलब किसके नाम पे क्या पॉलिसी खरीद सकते हो आप। एक्सेप्शंस की ये पॉलिसी में ये चीज़ नहीं होगी, जैसे एग्जांपल ले लो ओ माय गॉड मूवी का, उसकी फैक्ट्री चली गई पूरी, अर्थक्वेक से पूरी फैक्ट्री डैमेज हो गई ना, फैक्ट्री नहीं सॉरी उसका शॉप, तो उसने क्लेम किया था ना अर्थक्वेक की वजह से मेरी फैक्ट्री डैमेज हो गई है, पैसा दो मुझे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, एक्सेप्शन पढ़ो। एक्सेप्शंस में लिखा हुआ है कि जब अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट या कुछ ऐसा नेचुरल कैलामिटी की वजह से, भगवान ने जो की हुई हरकत की वजह से कुछ हुआ ना, तो हम नहीं भर के देंगे पैसा। ऐसा देखा है वो मूवी में आपने। Yes, ma'am. तो वो एक्सेप्शन ही तो होता है कि डैमेज तो हुई है, मैं मानती हूँ, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी, लेकिन एक्सेप्शन पढ़ो। एक्सेप्शन मतलब ये इंक्लूड नहीं है आपकी पॉलिसी में, छोटे छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है। नेचुरल कैलामिटीज की वजह से कुछ भी अगर डैमेज हुआ तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। वेदर द प्लान इज पार्टिसिपेटिव इन नॉन पार्टिसिपेटिव, ये भी प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है कि पार्टिसिपेटिव आपने पॉलिसी खरीदी कि नॉन पार्टिसिपेटिव। बताया था ना मैंने एंडोवमेंट में, एंडोवमेंट में बताया था पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव का मतलब, अगर आपने पार्टिसिपेटिव लिया तो आप प्रॉफिट्स का हिस्सा लेते हो, और अगर नॉन पार्टिसिपेटिव लिया मतलब आपको कंपनी प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं देती है। ये था आपका प्रॉस्पेक्टस। सेकेंड होता है आपका प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म का मतलब क्या होता है, अब देखो सेकेंड स्टेप क्या होता है। अब मैंने कंपनी की जानकारी ले ली प्रॉस्पेक्टस के जरिए, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है,
अब आपने कॉलेज की जानकारी ले ली तो अब एडमिशन लेने जाओगे ना, एडमिशन के लिए क्या चाहिए होता है? फॉर्म चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता है? फॉर्म भरते हो कि नहीं भरते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो सेम वे कंपनी में भी आपको फॉर्म भरना होता है, उसे कहते हैं प्रपोजल फॉर्म। आपको प्रपोजल फॉर्म में भर के सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन भरनी हो। मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट मटेरियल, मतलब सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है। और उसी फॉर्म में कंपनी के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। देखो मटेरियल की मीनिंग लिखी हुई है। मटेरियल मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है मतलब इसेंशियल, एंड जो जुड़ी हुई है रेलिवेंट, जो मेरी हेल्थ से जुड़ी हुई है, जो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है, जो मेरी कंपनी से जुड़ी हुई है। ठीक है, दोनों को सच बताना है ना, मुझे भी सच बताना है कस्टमर को, और कंपनी को भी सच बताना है अपने बारे में। तो मटेरियल का मतलब ये होता है जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो इसेंशियल मतलब ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, जैसे एज, इनकम वगैरह वगैरह, ऑक्यूपेशन, और जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है कि जैसे पहले मुझे डायबिटीज़ रह चुकी है, पहले मेरा ऑपरेशन हो चुका है ना, या फिर मैं अभी भी डायबिटिक पेशेंट हूँ, एग्जाम्पल। तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब रेलिवेंट मतलब जुड़ी हुई, मुझसे जुड़ी हुई। ठीक है, ये मुझे बताना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड होता है एजेंट्स रिपोर्ट। अब है ना, थर्ड स्टेप क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। पहले मैंने प्रपोजल फॉर्म भरा, अब प्रपोजल फॉर्म है ना, मैं एजेंट को सबमिट करती हूँ। एजेंट होता है सीधा कंपनी के पास नहीं जाने का। एजेंट आपसे सारी जानकारी लेगा अपने रिपोर्ट में। क्या जानकारी लेगा? आपकी आपकी हेल्थ कैसी है, कोई पहले से डिजीज अटैच है क्या आपके साथ, आपकी हैबिट्स क्या हैं, मतलब स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं क्या आप, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम, आपकी फैमिली इनकम क्या है, फैमिली डिटेल्स क्या है, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, कितने लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, आप कितने लोगों की मतलब फैमिली में रहते हैं, और आप किस पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, फिनेंशियली, जैसे मैं अपने फादर पे डिपेंडेंट हूँ, या मेरी इनकम पे मेरी मॉम डिपेंडेंट है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, तो उसे कहते हैं एजेंट्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में एजेंट अपनी सारी डिटेल्स फिल कर, अपनी नहीं सॉरी, क्लाइंट की सारी डिटेल्स फिल करता है। अब फोर्थ स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एजेंट ही करवाते हैं, हाँ, ये एजेंट क्या करवाएगा, एक डॉक्टर अपॉइंट करेगा। अब वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा सारी डिटेल्स मेरी चेक करने के लिए, हाइट, वेट, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं है, कार्डियक स्टेटस मतलब हार्ट और मेरे मेरे जो लंग्स, मेरे मेरे जो क्या बोलते हैं, नर्व्स, सब प्रॉपर हैं कि नहीं है। ठीक है, मेरा ब्लड सर्कुलेशन, मेरा हार्ट बीट्स जो होती हैं, वो कार्डियक स्टेटस होते हैं, कार्डियक स्टेटस चेक किया जाता है। ओके, तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें पता लगता है कि मैं फिजिकली फिट हूँ कि नहीं हूँ। आई चेकअप होता है, ठीक है, हाइट वेट एवरीथिंग, वो नॉर्मल चेकअप करते हैं। ठीक है, और यही मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जाती है कंपनी के पास। कंपनी इसको गो थ्रू करेगी, गो थ्रू करने के बाद वो बताती है कि हम ये लेंगे, मतलब इस कस्टमर का हम लोग पॉलिसी खरीदेंगे कि नहीं मतलब सॉरी, इस कस्टमर को पॉलिसी बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। ये मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, एजेंट रिपोर्ट, सब कंपनीज के पास जाती है। अच्छा, मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट। मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट का मतलब पता है क्या होता है? मॉरल हैजार्ड, मॉरल मतलब आपने सब कंपनी को सच सच बताया है, मॉरली करेक्ट है, मॉरली सब करेक्ट है, आपने ऐसा दिखाना है कंपनी को। सो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड कंपनी। एक तो आप दो जनों के बीच में रिलेशन होता है ना, बिटवीन इंडिविजुअल एंड बिटवीन कंपनी, दैट पेज अ स्टेटेड अमाउंट ऑफ मनी इफ कवर्ड पर्सन पासिस अवे। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा होता है कि अगर हम टर्म पॉलिसी के बीच में अगर एक्सपायर हो जाते हैं, हमारी पॉलिसी पीरियड है 20 ईयर्स, अगर मैं उसके पहले ही एक्सपायर हो गई तो मेरा फिजिकल चेकअप किया जाएगा, क्यों एक्सपायर हुई, क्या रीज़न था, ये सब देखा जाएगा, और मेरी फैमिली को पूरा का पूरा अमाउंट पे किया जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो मॉरल हैजार्ड्स चेक करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इसकी डेथ कैसे हुई। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स चेक किए जाते हैं, और अगर वो आपकी पॉलिसी से मिलते जुलते हैं, सपोज कैंसर की वजह से मेरी डेथ हुई, पर अगर कैंसर मेरे रिपोर्ट में था ही नहीं, मतलब मेरे जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, मैंने उसमें राइडर लिया ही नहीं था कैंसर का, या मैंने कंपनी को सच बताया ही नहीं था कि मुझे पहले भी कैंसर था,
फिर ठीक हो गया था, फिर से वापस डायग्नोस हुआ कैंसर, ऐसा भी होता है ना बहुत सारे लोगों का। तो मैंने बताया ही नहीं था पास्ट में मुझे कैंसर था, ऐसा मैंने बताया ही नहीं था कंपनी को। तो मॉरल हैजार्ड रिपोर्ट में क्या होता है, कंपनी चेक करती है कि पहले कुछ ऐसा था क्या कि नहीं था, ठीक है। और अगर आपसे मिलता जुलता है वो पॉलिसी से, तो ही कंपनी आपको या आपकी फैमिली को पे करती है। नेक्स्ट होता है एज प्रूफ। एज प्रूफ आपसे मांगती है। अब एज प्रूफ में आपसे क्या क्या मांगती है कंपनी, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मांगती है, स्कूल और कॉलेज सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं होता है वो मांगती है, बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे सारे। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. सर्विस रजिस्टर, मतलब तो मतलब आप जहाँ पे जॉब करते हैं ना, सर्विस मतलब जॉब, जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसका रजिस्टर, रजिस्टर मतलब उसका कोई प्रूफ, जैसे सैलरी स्लिप, उसका प्रूफ है ना। अच्छा, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ फैमिली बाइबल। अब यहाँ पे बाइबल बोला है, बट मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हम छोटे होते हैं तो वो बनवाते हैं हम छोटा सा, जब हमारी जन्म तिथि होती है ना, तो उस पे हमारा छोटा Born सा वो बनता है। certificate. हाँ हाँ हाँ, तो उसको बोलते हैं सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फैमिली बाइबल, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड इन केस ऑफ डिफेंस पर्सोनल। अगर आप आर्मी नेवी ऐसे कोई पर्सनल में ऐसे कोई जॉब पे काम करते हैं, जैसे आप सोल्जर हैं, आर्मी है, डिफेंस मतलब आप अपने देश को बचाने के लिए डिफेंस पर्सनल है। पर्सनल मतलब लोग जो काम करते हैं डिफेंस का, ठीक है। आर्मी नेवी या सोल्जर बने हुए हैं आप, तो उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी है, उनको सबमिट करना पड़ता है आइडेंटिटी कार्ड। मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं, किसके लिए, एज दिखाने के लिए, एज का प्रूफ दिखाने के लिए। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ है। स्टैंडर्ड मतलब सबके लिए सेम होता है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ, ये वो एज प्रूफ है जो स्टैंडर्ड है, सबके लिए सेम। और नॉन स्टैंडर्ड मतलब किसी किसी को करना पड़ता है, राशन कार्ड, हॉरोस्कोप, ये ज़रूरी नहीं होते हैं, ये है तो आप सबमिट कीजिए। हॉरोस्कोप मतलब जैसे हम लकीरें पढ़वा कर वो अपना बनवाते हैं ना कि हमारा आगे क्या क्या होगा, हॉरोस्कोप। राशन कार्ड, ओके। एंड एफिडेविट बाय वे ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन, एफिडेविट बोलते हैं इसको, एफिडेविट ये कोर्ट से बन के मिलता है। सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज पंचायत, ठीक है, जो जो गांव के लोग होते हैं वो विलेज पंचायत से सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर आते हैं, अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ये चीजें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड एज प्रूफ मिल गया ना, तो बात खत्म। स्टैंडर्ड एज प्रूफ कम पड़ जाता है तो कंपनी आपसे ये राशन कार्ड, होरोस्कोप, एफिडेविट, ये नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ मतलब ये कंपनी तब लेती है जब स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं होते, ठीक है। लिखा भी हुआ है देखो, when standard age proofs like the above are not available, then insurance company may allow submission of non standard age proof। मतलब स्टैंडर्ड एज प्रूफ में से कुछ कम पड़ जाए या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब नहीं है, तो आपसे कंपनी नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ लेती है, जैसे राशन कार्ड है ना, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, एंटी, एंटी मतलब आपने ये पढ़ा होगा हिस्ट्री में, एंटी वायलेंस एक्ट पढ़ा होगा ना, तो मतलब वायलेंस नहीं करना है। एंटी मनी मतलब कोई भी मनी का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब को आपने जो कस्टमर से मनी लिया है प्रीमियम के फॉर्म में, तो कंपनी का हक मतलब कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मनी जो आपके पास आई है, वो कैश जो आपके पास आई है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत मतलब इलीगल, उसका ना एक फॉर्म साइन करना पड़ता है, ठीक है। उस फॉर्म को कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फॉर्म। समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. हाँ, अभी आगे देखो। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इलीगल मनी इनटू एन इकोनॉमी बाय हाइडिंग इट्स इलीगल ओरिजिन सो दैट इट अपीयर्स टू बी लीगली अक्वायर्ड। होता क्या है देखो, बहुत सारे लोगों के पास है ना वाइट मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, देखा है। ब्लैक मनी मतलब आपने ना गवर्नमेंट को नहीं दिखाया, आपने कैश में इनकम अर्न कर ली, पर गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि आपने इनकम अर्न करी है, मतलब उस पर टैक्स नहीं भर रहे हो आप, इससे कहते हैं इलीगल मनी, जिसे कहते हैं ब्लैक मनी। हम अपने टर्म्स में बोलते हैं ब्लैक मनी।
उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करवाते हैं लोग। कैसे? उस पर टैक्स भरते, मतलब गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये भी मेरी इनकम है जो मैंने सालों से छुपा के रखी थी, और अब उस पर टैक्स भरी जाती है। सो दैट बिकम्स लीगल मनी। आप इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। सिर्फ उस पर टैक्स भर दो, गवर्नमेंट को दिखा दो। गवर्नमेंट को दिखाया मतलब टैक्स तो भरनी पड़ेगी। सो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस। ये एक वो प्रोसेस होता है जिसमें आप लोगों के इलीगल पैसे, जो लोगों के कमाए हुए इलीगल मनी है ना, उसे इकोनॉमी में लेकर आते हो। उन्हें बोलते हो कि आपके पास जो कैश पड़ी है ना, आपके लॉकर में ज्वेलरी पड़ी है, आपने छुपा कर रखा है, उन्हें आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी बोलती है मेरे पास लेकर आओ और पॉलिसी खरीदो, मेरे से पैसा दो और पॉलिसी खरीदो। तो इकोनॉमी में आ गई ना वो। अभी वो पैसे तो इकोनॉमी में आ गए, कंपनी के पास आ गए, तो कंपनी थोड़ी अपनी जेब में रखती, कंपनी तो इन्वेस्ट करती है ना मार्केट में। तो वो पैसे जो दबे हुए पड़े थे, इलीगल मनी थी लोगों के पास, वो इकोनॉमी में आ गई। लेकिन आप उनसे पूछते नहीं हो कि इलीगल इकोनॉमी, ये इलीगल पैसे आए कहाँ से। आप उनसे पूछते नहीं हो, उसका ओरिजिन नहीं निकालते। बाय हाइडिंग इट्स इलीगल ओरिजिन, आपने कैसे कमाए थे ये पैसे, उसका आप उनसे रीजन नहीं पूछते हो, वो हाइड रहने देते हो। लोगों से आप पूछते नहीं हो, आप कंपनी हो। आप लोगों से ये मत नहीं पूछ सकते हो कि आपने ये पैसे कैसे कमाए जिन पे आप टैक्स नहीं भरते हो। हाँ, लेकिन उनको बोल सकते हो कि ये पैसे लेकर आओ, मुझे प्रीमियम पे करो, और इसके अगेंस्ट में आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लो। आ गए पैसे इकोनॉमी में। इकोनॉमी में आ गए मतलब गवर्नमेंट को दिख गया। गवर्नमेंट को दिख गया मतलब मेरे इलीगल पैसे लीगली कन्वर्ट हो गए। आया समझ में? Yes, ma'am. दिस इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया PMLA, मतलब 2002 में, टू रीन मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्चिंग एक्टिविटी। मतलब PMLA एक क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है। लॉन्ड्रिंग, प्राइम मिनिस्टर लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी है। मतलब इसमें ना, क्यों ये निकाला था PMLA का? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए था कि जितनी भी लोगों के पास इलीगल कैश है ना, जो घर पे ब्लैक मनी के फॉर्म में उन्होंने रखा हुआ है, वो कन्वर्ट हो जाए लीगल मनी में। इसलिए गवर्नमेंट ने 2002 में ये PMLA का स्कीम लॉन्च किया था। ठीक है, समझ में आया? इस स्कीम में आपको इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, कंट्रोल्स के सिस्टम्स बताए जाएंगे, अपॉइंटमेंट बताई जाएगी प्रिंसिपल कंप्लायंस ऑफिसर की, और रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ एजेंट्स, मतलब जो चेक रखेंगे कि कितना लोगों ने अपने इलीगल जो मनी अर्न करी हुई थी उसको लीगली कितना कन्वर्ट किया, उसके मेजर्स चेक करेंगे ऑफिसर्स। आया समझ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरे ख्याल से ना अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज टाइम इज ओवर एंड आई हैव अनदर लेक्चर ऑल्सो। और कुछ और भी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इज दैट ओके? Okay, ma'am. Yes, या ma'am. मतलब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तक हो गया हमारा, ठीक है ना? बाकी थोड़ा सा ही है, नेक्स्ट लेक्चर तक 100% वाइंड अप हो जाएगा। इज इट क्लियर? शैल आई वाइंड अप? Yes, ma'am. Okay. So take care everybody. Please keep revising, and if you have any doubts, we will discuss in the next lecture. Okay, bye everyone. Bye. Yeah, Bye, bye. ma'am.